नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की मुख्य खबरों के बारे में। उपराष्ट्रपति ने स्थायी समितियों की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति पर बल दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों ने प्रदूषण नियंत्रित करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना न करवाना सोच समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सतत विकास को खतरा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए 1000 दिवसीय योजना तैयार की और यूनिसेफ के मुताबिक 2 वर्ष से कम आयु के लगभग 66% बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति ने स्थायी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति पर बल दिया है। 24 विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों यानी DRCs के पुनर्गठन से पहले सदस्यों को उनकी रुचि और पिछले वर्ष हुई बैठकों में उनकी भागीदारी के आधार पर उन्हें नामित करने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। संसद DRCs का गठन करती है। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। इन्हें संदर्भित विधेयकों की जाँच करनी होती है, मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना होता है और सरकार द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा विभागों के बजटीय खर्च की जांच करनी होती है। 24 विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों में से 8 राज्यसभा के तहत और 16 लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। नियम 268 के तहत गठित प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। उनमें से 10 सदस्य राज्यसभा से और 21 लोकसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है। समिति के सदस्य अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से संबंधित अन्य भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि इन समितियों की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कम रहती है। वर्ष 2020 में आयोजित सभी अनुसूचित 361 बैठकों में राज्यसभा के केवल 16 सदस्यों ने भाग लिया था। सांसदों के लिए विषयगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष का कार्यकाल अपर्याप्त है। इसके अलावा समितियों के कार्यों में पारदर्शिता की कमी है। सदस्यों ने समितियों में राजनीति से प्रेरित व्यवहार करना आरंभ कर दिया है। समितियों की अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा स्थायी अनुसंधान संबंधी सहायता की भी कमी है। अगली खबर प्रदूषण से संबंधित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शीत ऋतु के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। मौसम संबंधी स्थितियां प्रदूषण में वृद्धि करती हैं। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, ताप विद्युत संयंत्र और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतकालीन गेहूं की बुआई से पहले चावल की भूसी का दहन यानी कि पराली जलाए जाने की गतिविधियां एक प्रदूषित शीतकाल के लिए उत्तरदायी मानव निर्मित प्रमुख कारण है। इसमें 6 सामान्य वायु प्रदूषक हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड। आइए अब बात करते हैं वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में किए गए उपायों के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को संसद द्वारा एक अधिनियम के रूप में पारित करके स्थापित किया गया था। ये वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। NCR क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अनिवार्य रूप से 5 से 10% बायोमास ईंधन का उपयोग किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होने के अलावा पराली का उपयोग संभव हो सकेगा। तीसरा उपाय है टोल पर रेडियो आवृत्ति पहचान प्रणाली। यातायात की अत्यधिक भीड़ और वायु प्रदूषण से बचने में सहायता प्रदान करती है। वहीं उत्तर प्रदेश डीकम्पोजर के रूप एक कार्बनिक रसायन अभिनियोजित कर रहा है। ये इकट्ठे किए गए भूसे को घोलकर खाद में बदल देगा। वहीं हरियाणा पराली का दहन नहीं करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगली खबर जाति आधारित जनगणना पर उत्पन्न विवाद से संबंधित है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जाति आधारित जनगणना न करवाना एक सोच समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय है। केंद्र सरकार ने एक याचिका के उत्तर में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्ष 1951 से जनगणना में जाति आधारित गणना को एक नीतिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया है। इस तरह से 1951 से वर्तमान तक किसी भी जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की गिनती नहीं की गई। दरअसल जाति आधारित जनगणना नहीं कराए जाने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।
जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी सेक 2011 द्वारा एकत्र किए गए ओबीसीज के आंकड़ों के विश्लेषण से ये संकेत मिलता है कि जाति आधारित जनगणना में कई त्रुटियां और अशुद्धियां व्याप्त हैं, यानी कि वे विश्वसनीय नहीं हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के अलावा कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ओबीसीज की कई सूचियां प्रचलित हैं। केंद्र के मुताबिक जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए जनगणना आदर्श साधन नहीं है और इसमें संचालन संबंधी कई कठिनाइयां विद्यमान है। इसमें जनगणना के आंकड़ों की मूलभूत अखंडता से समझौता किए जाने का गंभीर जोखिम मौजूद है। वहीं इसमें प्रशासनिक अक्षमता भी है, क्योंकि इसमें प्रगणक के रूप में अधिकांशतः विद्यालयी शिक्षकों के समूह होते हैं। इनके पास सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कोई साधन नहीं है और साथ ही उपजातियों के संबंध में अपर्याप्त ज्ञान भी उपलब्ध है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सतत विकास को खतरा है। WMO ने रिपोर्ट तैयार करते समय 7 जलवायु संकेतकों, जिसमें CO2 सांद्रता, तापमान, महासागरीय अम्लीकरण और ऊष्मा, समुद्री हिम का स्तर, हिमनदों का पिघलना और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का अध्ययन किया। इसमें प्रत्येक संकेतक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर, निर्धनता, लैंगिक असमानता और संघर्ष को चिरस्थायी बनाकर तथा बुनियादी ढांचे, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष जोखिम उत्पन्न करके सतत विकास लक्ष्यों को व्यापक स्तर पर बाधित करता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो जल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने से समुद्र का अम्लीकरण होता है। ये SDG संकेतक 14 को प्रत्येक रूप से और अन्य लक्ष्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। 1/4 CO2 उत्सर्जन समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे समुद्र की अम्लता में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, चरम मौसमी घटनाएं और तटीय बाढ़ आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इससे आवासों, व्यवसायों और समुदाय के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है। ये SDG 11 का हिस्सा है। वायुमंडलीय CO2 के उच्च स्तर के संपर्क में वृद्धि से एक प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि CO2 महासागरीय अम्लीकरण, तापमान, महासागरीय ऊष्मा, समुद्री हिम, व्यापक हिमनद संतुलन और समुद्री जल स्तर, इन 7 कारकों का सतत विकास लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं SDG 1 के तहत निर्धनता का अंत, दूसरा SDG गोल है भूखमरी समाप्त करना, तीसरा है स्वस्थ जीवन और आरोग्यता, 5वां है लैंगिक समानता, 6वां है जल एवं स्वच्छता, 7वां है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, 8वां है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, 9वां है उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, 10वां है असमानता में कमी लाना, 11 है संधारणीय शहर एवं समुदाय, 13 है जलवायु परिवर्तन, 14 है जल में जीवन, 15 है भूमि पर जीवन और 16 है शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान। इसमें SDG 4 और SDG 17 को छोड़ा गया है, लेकिन बताए गए इन सभी सतत विकास लक्ष्यों पर जलवायु परिवर्तन के इन कारकों का प्रभाव पड़ेगा। अगली खबर पेपर 3 के सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए 1000 दिवस की योजना तैयार की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था इंटरनेट और संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक समग्र आर्थिक गतिविधियों में 18 से 23% तक का योगदान कर सकती है। इसमें से आधी से ज्यादा क्षमता नए और उभरते डिजिटल पारितंत्र को बढ़ाने से प्राप्त होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो ये सरकारी विभागों और मंत्रालयों से सुसंगत एप्स एवं वेबसाइट्स के जरिए लोगों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल शासन में सुसंगतता लाएगी। इसके अलावा तकनीक, सोशल मीडिया और साइबर स्पेस को शासित करने के लिए सरल और विश्व स्तरीय विधि व्यवस्था की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के उच्च तकनीकी कौशल का निर्माण करना, मौजूदा प्रतिभा अंतराल को समाप्त करने के लिए 3 वर्ष में 1 करोड़ कुशल IT श्रमबल को तैयार करना, सभी भारतीयों को एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट से जोड़कर भारत को विश्व का सबसे बड़ा कनेक्टेड राष्ट्र बनाना। इस 1000 दिवसीय योजना के अंतर्गत देश के वर्तमान में असेवित और वंचित गाँव एवं कस्बों में त्वरित इंटरनेट पहुँच के माध्यम से सार्वभौमिक इंटरनेट कवरेज की उपलब्धि
उपलब्धि भी शामिल है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के कई लाभ होंगे। इससे पारदर्शिता आएगी, आर्थिक समृद्धि में योगदान होगा, व्यापार के अवसरों का विस्तार होगा, नए रोजगारों का सृजन होगा, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होगा, ई वाणिज्य में वृद्धि होगी और वस्तुओं तथा सेवाओं का डिजिटल रूप से वितरण संभव हो सकेगा। अगली खबर बाल स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार 2 वर्ष से कम आयु के लगभग 66% बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन डाइट्स इन अर्ली लाइफ शीर्षक वाली रिपोर्ट ने 6 से 23 महीने की आयु के बच्चों के आहार की स्थिति, प्रवृत्तियों और असमानताओं तथा पौष्टिक आहार मिलने में विद्यमान बाधाओं और नवीनतम डेटा और साक्ष्य की जाँच की है। यूनिसेफ ने विश्लेषण में ग्लोबल डेटाबेस ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के डेटा का उपयोग किया था। इस डेटा के बाद इस रिपोर्ट में ये निष्कर्ष सामने आए हैं कि प्रत्येक 3 में से 2 बच्चों को 6 से 2 वर्ष की आयु के बीच स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। दुबलेपन से ग्रस्त सभी बच्चों में से आधे से अधिक 2 वर्ष से कम आयु के हैं। विश्व के सबसे कम आयु के बच्चों के लिए निम्न स्तरीय आहार के चालकों में असमानता, वैश्वीकरण, शहरीकरण संघर्ष और कोविड-19 वैश्विक महामारी की सामाजिक आर्थिक लागत शामिल है। देशों के ग्रामीण क्षेत्रों, निर्धन परिवारों और वंचित क्षेत्रों में बच्चों के पास कम से कम आहार विविधता होती है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी देश में छोटे बच्चों के आहार में सुधार के लिए नीतियों, विधिक उपायों और कार्यक्रमों का एक व्यापक समुच्चय उपलब्ध नहीं है। इसमें प्रमुख अनुशंसाएं ये दी गई हैं कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और सामर्थ्य में वृद्धि करनी चाहिए, बच्चों और परिवारों को लक्षित करने वाली हानिकारक विपणन प्रथाओं को समाप्त करना चाहिए, छोटे बच्चों को अस्वास्थ्यकर प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थों से दूर रखने के लिए राष्ट्रीय मानकों एवं कानूनों को कार्यान्वित करना चाहिए। आइए अब इस रिपोर्ट में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दावलियों से हम थोड़ा चिर परिचित हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्प पोषण की। अल्प पोषण यानी कि अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाला जनसंख्या का भाग। दूसरा है बाल दुबलापन। ये 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का भाग है जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। तीसरा है बाल ठीकनापन यानी स्टंटिंग। ये 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का भाग है जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम है। और चौथा है बाल मृत्यु दर। ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम केयर्स फंड, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी फंड नहीं है। इसका कारण ये है कि इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत की संचित निधि में भेजी नहीं जा सकती है। ये स्पष्टीकरण एक याचिका के उत्तर में प्रस्तुत किया गया है। याचिका में पीएम केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित किए जाने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई सिप्स, एक सार्वजनिक खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में प्रतिष्ठित सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। सिप्स पुरस्कार वैश्विक रूप से खरीद से संबंधित सबसे अग्रणी सम्मानों में से एक है। सिप्स लंदन स्थित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। कोडवा समुदाय को आयुध अधिनियम से छूट वर्ष 1963 से प्रदान की गई और वर्ष 2029 तक बढ़ाई गई इस छूट को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। वर्ष 1963 में केंद्र सरकार ने भारतीय आयुध अधिनियम से कुर्ग नस्ल के प्रत्येक व्यक्ति और कुर्ग में प्रत्येक जामा भूस्वामी को छूट प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। दरअसल कोडवा समुदाय को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा उनकी लड़ाकू परंपराओं को मान्यता देने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। कोडवा एक निर्जातीय भाषाई जनजाति है। ये कर्नाटक के कोडुगु जिले में एक लघु लड़ाकू समुदाय है। इस समुदाय की बंदूकों और तलवारों जैसे हथियारों से संबंधित अपनी रस्में होती हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। मैडम भीकाजी कामा, वे एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के बीच जनमत तैयार किया था।
उन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रथम संस्करण हरा, केसरिया और लाल धारियों के तिरंगे को फहराने का अनूठा गौरव प्राप्त किया था। उन्होंने लाला हरदयाल को उनके क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन आरंभ करने में भी मदद की थी। क्रिस्टाबेल पंकहर्स्ट और सफ्रागेट के आंदोलन से प्रभावित मैडम भीकाजी कामा लैंगिक समानता की प्रबल पक्षधर थीं। रामधारी सिंह दिनकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक थे। भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में उनकी प्रेरक देशभक्ति की रचनाओं की वजह से उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनकी रचनाएं मुख्यतः वीर रस की थी। वो स्वयं को बुरा गांधीवादी कहते थे क्योंकि उन्होंने युवाओं में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना का समर्थन किया था। वो 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस का एप्पो द्वीप इसका प्रथम शून्य अपशिष्ट द्वीप बन गया है। यहाँ प्लास्टिक की बोतलों, खाद्य के डिब्बों और अन्य पुनः चक्रण योग्य वस्तुओं को फेंकने से पहले उनका 100% प्रक्षालन किया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ये 7000 से अधिक द्वीपों वाला एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये दक्षिण चीन सागर के पूर्व में और फिलीपींस सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। ये द्वीपीय राष्ट्र मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, चीन, जापान, पलाऊ के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। माउंट एपो इसका सर्वोच्च शिखर है और कागायन नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद, जिसका अर्थ है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इस योजना के तहत परशुराम कुंड के विकास को मंजूरी दी गई है। प्रसाद योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के लिए आरंभ किया गया था। लोहित जिले में लोहित नदी के निचले विस्तार में मिश्मी पठार के तेलुशती या तेलंग क्षेत्र में स्थित परशुराम कुंड एक पवित्र तालाब और एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये कमलांग रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। मकर संक्रांति पर इस क्षेत्र में प्रसिद्ध परशुराम मेले का उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।